अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके चैप्टर नंबर 10 सर्कुलेटरी सिस्टम से है और ये आपकी कॉर्डेट की बुक में पेज 633 पर मौजूद है। इसमें आज हम ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम का एक्चुअल मकसद क्या होता है ताकि जो न्यूट्रंट्स हैं वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सकें और उनको इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके बॉडी के मुख्तलिफ तमाम सेलों तक पहुंचाया जा सके, गैस एक्सचेंज किए जा सके और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड उनको पूरे बॉडी के तमाम सेलों से कलेक्ट करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक प्रोवाइड करना, उनको वहाँ तक उनको लेके जाना, जिसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन में किडनी हो सकती है, नेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया भी या फिर मेटानेफ्रीडिया, फ्लेम साइन लाइक सिस्टम भी। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। पर चूँकि हमारा जो बेसिक है वो वर्टिब्रेट्स हैं, हम कॉर्डेट्स को डिस्कस करेंगे। तो कॉर्डेट का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो किडनी है। सर्कुलेटरी फ्लूइड किसे कहते हैं? सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है वो दैट इज़ द लिक्विड मीडिया जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करता है और ब्लड वेसल्स जो हैं वो ये बेसिक कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो कि 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, और जिनके अंदर जब वो ब्लड मूव करता है। और हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पंपिंग ऑर्गन है और इसकी वजह से जो ब्लड है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पूरी बॉडी से हार्ट के अंदर ही ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, देन वहाँ से फिर लंग्स को या गिल्स को दिया जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए। तो सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरह के हैं, ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड है डज नॉट रिमेन ऑलवेज इन द ब्लड वेसल्स, बल्कि ये टिश्यू स्पेसिस के अंदर, साइनोसाइड्स के अंदर आ जाता है। साइनसेस होती हैं बॉडी के अंदर डिफरेंट, जिसे आप हीमोसील्स कहते हैं, ये उनमें मूव करता है। वहाँ पे डायरेक्टली जो है वो ब्लड बाथ करता है सेलों को और डायरेक्टली गैस एक्सचेंज होता है बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स। like this is the ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स। आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी मौजूद है, ऑल्सो प्रेजेंट इन मोलस्क एक्सेप्ट सेफेलोपोड्स। ऑक्टोपस में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। एंड व्हाट इज क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? इसमें ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन। तो इसमें 2 सिस्टम होते हैं, आर्टीरियल सिस्टम है, वीनस सिस्टम है। आर्टीरियल सिस्टम हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से रिसीव करता है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है और बॉडी में जो है वो सेलुलर लेवल पर कैपिलरी नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाती हैं आर्टरीज, एंड वहाँ से फिर गैस एक्सचेंज होती है, न्यूट्रेंट एक्सचेंज होती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह रिसीव किए जाते हैं ब्लड के अंदर। अब जो ब्लड है वो कलेक्ट किया जाता है बाय द वीनस सिस्टम। तो यहाँ से ये जो है वो वीनस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और फिर वो हार्ट तक जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाता है। बाद में हार्ट जो है वो इसको या तो लंग्स को या फिर गिल्स को देता है ताकि वो ऑक्सीजनेशन हो जाए, यानी साफ़ हो जाए, और साफ़ होने के बाद वापस हार्ट में आता है एंड देन हार्ट जो है वो आर्टरी सिस्टम के ज़रिए बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो पूरे सिस्टम में ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही मूव करता है, फ्रीली टिश्यूज़ के अंदर मूव नहीं करता। तो इस सिस्टम में हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स मौजूद होती हैं। तो हार्ट जो है वो मस्कुलर एंड पंपिंग ऑर्गन है, कार्डियक मसल्स का बना हुआ है जो इनवॉलेंट्री हैं, दे आर ब्रांच्ड हैं, दे आर स्ट्राइटेड हैं, मीन्स लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं जस्ट लाइक स्केलेटन मसल्स की तरह। और हार्ट की 3 बेसिक लेयर्स हैं, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम। मायोकार्डियम हार्ट की वो लेयर है जिसमें कार्डियक मसल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा हार्ट के इर्द गिर्द जो है वो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन भी होती है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करती है और उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भी मौजूद होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बेंस करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो अबाउट द आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन के बारे में है और जिसमें कि आर्टरीज हमेशा जो है वो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं। वो ब्लड को जो हार्ट से लेके जाती हैं वो हमेशा साफ खून होता है, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स जो है वो हमेशा ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं, यानी बैक लेके आती हैं, और वो हमेशा वीनस ब्लड यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। और कैपिलरीज जो हैं ये हमेशा एक्सचेंज एरिया में होती हैं, ये जहाँ पर टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, वहाँ पे कैपिलरी का नेटवर्क होता है। ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में इंटरकनेक्ट करती हैं और इनके अंदर जो है वो
क्योंकि इनका बोर साइज़, इनका जो साइज़ होता है, इनका जो डायमीटर होता है इनकी कैविटी का बहुत छोटा होता है, तो इसलिए वहाँ से सेल्स जो हैं वो एक-एक करके 1 बाय 1 जो है वो गुज़रते हैं, तो काफ़ी इनफ टाइम मिल जाता है फॉर द गैस एक्सचेंज, फॉर द न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, इन सब के लिए। तो सबसे पहले जो है वो आर्टरीज़ के बारे में है कि आर्टरीज़ जो हैं वो ऑल द आर्टरीज़ कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमेशा हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से रिसीव करती हैं एंड देन पूरी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर ली जाती है। तो बेसिकली एओर्टा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और जिसके आगे जो है वो आर्टरीज़ आ जाती हैं एंड देन आर्टरीज़ जो है वो अपनी फर्दर ब्रांचेज़ में डिवाइड हो जाती हैं, देन कैपिलरी लेवल आता है। So only one of the artery that is called pulmonary artery. This is the only artery that carry deoxygenated blood. तो ये deoxygenated blood को लेके जाती है from the heart to the lungs or gills ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो सके। आर्टरीज और कैपिलरीज और वेन्स, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्टरीज और वेन्स जो हैं इन दोनों के अंदर थ्री लेयर्स होती हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं ट्यूनिका इंटिमा, नेक्स्ट लेयर को कहते हैं ट्यूनिका मीडिया और सबसे जो है वो बाहर वाली को कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्नल या एडवेंटिशिया। तो सेम ही आपको वेन में भी मिलेंगी। तो ये है वेन एंड दिस वन इज़ द आर्टरी। तो जैसे ये सबसे बाहर वाली जो है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना जिसको एडवेंटिशिया कहते हैं, उसके बाद दरमियान वाली को कहते हैं ट्यूनिका मीडिया एंड सबसे अंदर वाली जो है वो ट्यूनिका इंटमा, ठीक है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज़ भी मौजूद होते हैं और द ओनली बेसिक डिफरेंस जो कि इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि आर्टरी के अंदर किसी किस्म के वेल्व मौजूद नहीं हैं, जबकि वेन में जब वेल्व्स होते हैं ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो, डायरेक्ट जितना भी वीनस ब्लड है वो वीनस ब्लड यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो हार्ट में ही जाए। तो ट्यूनिका इंटमा जो कि सबसे इनर मोस्ट जो है लेयर, उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर एक इनर लाइनिंग होती है जिसे आप एंडोथेलियम कहते हैं और ये डायरेक्टली जब वो ब्लड के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट होती है, ठीक है, इसके साथ ही ब्लड होता है। और इसके बाद एक शीट होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की और इसके साथ साथ इसमें इलास्टिक टिश्यूज़ भी होते हैं। चूँकि जो आर्टरीज़ हैं थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आर्टरीज़ में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो आर्टरीज़ की वजह से होता है, आर्टरीज़ में होल्ड करना होता है उन्हें, इस वजह से उनमें ये इलास्टिक टिश्यूज़ की तादाद जो है वो वेन्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। सेकंड लेयर जो है वो ट्यूनिका मीडिया है, जो कि दरमियान वाली लेयर होती है और इस लेयर में स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं और वो 2 तरह के हैं, सर्कुलर फॉर्म में भी होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी होते हैं, लंबाई के रुख में भी और उसके जो रिम है उसके जो डायमीटर के इर्द-गिर्द भी होते हैं। इसके साथ-साथ इसमें एक एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन भी होती है, जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। द थर्ड लेयर इज़ कॉल्ड द ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया में कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ आर्टरी। तो ये देखें, ये इस स्ट्रक्चर में ये एंडोथेलियम है जो कि जो ट्यूनिका इंटिमा, ये ट्यूनिका इंटिमा है, इसके अंदर ये एंडोथेलियम है, ये कनेक्टिव टिश्यू है और इसके जो है वो इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन है, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ भी हैं और इलास्टिक मेम्ब्रेन भी मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर है ट्यूनिका मीडिया, इसमें आपको मसल्स मिलेंगे, दैट इज़ स्मूथ मसल, ये स्पिंडल शेप है, दरमियान से मोटे और टिप से पतले, इनवॉलेंट्री होते हैं बिकॉज दे आर नॉट इन योर विल पावर। तो ये आपके विल पावर के अकॉर्डिंग नहीं कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते और इसके अलावा इलास्टिक फाइबर्स भी इसमें ये जैसे ब्लू कलर के ये भी इसमें मौजूद हैं ट्यूनिका मीडिया में। देन ट्यूनिका मीडिया की जो है बाद लास्ट लेयर है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो ये एडवेंटिशिया है, इसकी ये 2 लेयर्स आपको नज़र आ रही है। दिस लेयर इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो इसमें इलास्टिक फाइबर्स हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एंड दिस वन इज़ द कनेक्टिव टिश्यू जो कि आपको मैंने डिटेल से बताया। दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ड्रॉ कर सकती हैं, याद भी कर सकती हैं। तो आर्टरीज़ के बारे में एक और चीज़ है कि आर्टरीज़ का जो बोर साइज़ होता है, जो सुराख होता है, ये स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू वेन्स।
एंड आर्टरीज हैव टू कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट मीन्स के वो फैलती हैं और सुकड़ती हैं, और ब्लड प्रेशर जब रेगुलेट आर्टरीज ही करती हैं, उन्होंने ही ब्लड प्रेशर को बर्दाश्त भी करना, उसे मेंटेन भी करना होता है। आर्टरीज जो है वो हमेशा कैपिलरीज पर एंड होती हैं। तो नेक्स्ट है वेन्स। तो वेन्स जहाँ पर कैपिलरीज ख़त्म होती हैं वहाँ से जो है वो वेन्स स्टार्ट होती हैं। तो ऑल द वेन्स दे कैरी द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम डेफिनेटली फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। तो ये हार्ट की तरफ तमाम जो गंदा खून है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, उसको कैरी करके लेके जाती है वीनस सिस्टम के ज़रिए। सिर्फ वन ऑफ द वेन दैट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी वेन, ये जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। तो ये लंग्स से जो है वो ब्लड को साफ ब्लड को लेती है और हार्ट के जो है वो लेफ्ट एरिया में यानी लेफ्ट आरिकल में इंटर करती है, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से देन एओर्टा यानी आर्टीरियल सिस्टम के जरिए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वेन्स जो हैं वो ये थिन वॉल्ड होती हैं एज कम्पेयर टू आर्टरीज। ऑल द लेयर्स आर सेम, के ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, तीनों लेयर्स हैं वो सेम टू सेम है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड द वेन इज दैट के आर्टरी के अंदर जो है वो इलास्टिक टिश्यूज ज़्यादा होते हैं और वेन में जो है वो एक तो स्मूथ मसल्स भी कम होते हैं और इलास्टिक टिश्यू भी कम होते हैं। दूसरा ये कि आर्टरीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो है यानी डायलेट ज़्यादा करती हैं एज कम्पेयर टू द वेन। दिस वन इज अनदर डायग्राम जो कि शो करी है आर्टरीज और कैपिलरीज की सेम लेयर्स को, दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटमा और इलास्टिक टिश्यूज। आर्टरीज में इलास्टिक टिश्यूज की तादाद ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वेन। वेन में जो है वो बैक फ्लो को रोकने के लिए वेल्स मौजूद होते हैं और जबकि आर्टरीज में ऐसा नहीं होता। तो दिस वन इज़ द होल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जैसे मेन एओर्टा है, मेन एओर्टा से आर्टरीज निकलती हैं, ठीक है। आर्टरी से उसकी जो ब्रांचेज हैं उन्हें आप कहते हैं आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स देन ब्रेक कर जाती हैं इनटू कैपिलरीज में। ये तमाम कैपिलरीज जो हैं वो ज्वाइंट करती हैं तो वो स्ट्रक्चर बनाती हैं वीन्यूल। इन तमाम वीन्यूल जब वो वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, देन वेन्स लीड टू द वीना केवा जो कि लार्जेस्ट वेन है। नेक्स्ट है जो कि थर्ड इम्पॉर्टेंट वेसल्स जो हैं दैट इज़ द कैपिलरीज। माइक्रोस्कोपिक होती हैं, स्मॉलेस्ट होती हैं, 1 सेल थिक होती हैं। इनकी जो वॉल है वो सिंगल एंडोथेलियम लेयर से ही बनी होती हैं और इसके अलावा दे हैव सर्टन जो मेसेनकाइमा cells and sometimes they have scattered smooth muscles in different areas में इनमें ये चीज़ें होती हैं। इनका जो डायमीटर है वो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर है जो कि एक रेड ब्लड सेल्स के डायमीटर के बराबर है। इस वजह से रेड ब्लड सेल्स जो है वो इसमें ये 1 बाय 1 करके गुजरते हैं जैसे इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। इनका फंक्शन क्या है? गैस एक्सचेंज करना, न्यूट्रॉन्स को एक्सचेंज करना, इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करके उसको एक्सीटरी ऑर्गन्स तक लेके जाना। जैसे ये दिखा रहे हैं कि इस सिस्टम में ये कैपिलरी है और ये इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये ऑक्सीजन जो है वो इनमें से निकल के टिश्यूज़ में जा रही है, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के वापस कैपिलरी में जा रही है एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो टिश्यू में से निकल के कैपिलरीज में जा रहे हैं, न्यूट्रॉन्स जो है वो कैपिलरीज से निकल के सेल्स में जा रहे हैं एंड देन फिर ये अब ये ब्लड जो है वो डीऑक्सीनेटेड हो गया है और दैट लीड टू द वेन्स। और पीछे से जब वो आर्टरीज है, आर्टरीज से हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है एंड यहाँ से जब एग्जिट होता है तो ये डीऑक्सीनेटेड होके वेन्स की तरफ जाता है। दिस इज अनदर डायग्राम जो कि आपको आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी बेसिक चीज़ें दिखा रहा है कि ये बेसिकली आर्टरी है, उसकी ब्रांचेस को कहते हैं आर्ट्रियोल। देन वो कैपिलरी नेटवर्क में डिवाइड हो जाता है, देन वीनियोल बन जाती हैं, वीनियोल से वेन एंड देन उसके बाद लार्जेस्ट वीना केवा यहाँ पर आएगी और यहाँ पर जो है वो डॉर्सल एओर्टा। नेक्स्ट है पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम जिसे कहते हैं कि अगर जो ब्लड है वो किसी टिश्यू का जो ब्लड है वो डायरेक्टली हार्ट में आने की बजाय किसी दूसरे ऑर्गन में चला जाए, देन वो ऑर्गन जो है वो उसको हार्ट में लेके आए, दैट इज़ कॉल्ड पोर्टल सिस्टम। ये वीनस ब्लड का पोर्टल सिस्टम होता है, इसमें वेन्स जो है वो एक ऑर्गन का जितना भी वीनस ब्लड है वो किसी दूसरे ऑर्गन में डाल देती है, देन वो ऑर्गन जो उसको कैरी करके लेके जाता है। तो 3 तरह के ये सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम
रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम नाम से इंडिकेट है लिवर। तो लिवर क्या करता है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का तमाम वीनस ब्लड और उससे रिलेटेड जो ग्लैंड्स हैं, इसमें स्प्लीन वगैरह, उन सब का ब्लड जो है वो वीनस ब्लड कलेक्ट करता है। वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के ज़रिए लिवर में आता है, देन लिवर जो है वो हार्ट को देता है। एंड सेकेंड सिस्टम इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल फॉर द किडनी। और इस सिस्टम में जितना भी टेल के एरिया का और लेग्स के एरिया का जो वीनस ब्लड है, वो सारा का सारा आता है किडनी में, देन किडनी से जो है वो हार्ट में जाता है। थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड द हाइपोफेजियल। हाइपोफाइसिस कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस का जितना भी जो ब्लड है वो हाइपोफेजल सिस्टम के ज़रिए इंटीरियर पिट्यूटरी में आता है। तो पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इसके दो पोर्शन है, इंटीरियर और पोस्टीरियर। तो जो इसका इंटीरियर पिट्यूटरी है ये उसको ब्लड देता है, देन वो हार्ट को ब्लड देता है। लाइक दिस इज़ द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो इसमें ये तमाम वीनस ब्लड है जो कि हेपेटिक वेन के ज़रिए ये लिवर में आ रहा है। और उससे पहले जो है वो ये देखें, ये तमाम जो है स्टमक और इंटेस्टाइन का ब्लड हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए लिवर में आएगा, देन लिवर से फिर वो इस हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए वीनस सिस्टम में एंटर के हार्ट में जाएगा। वरना होना ये चाहिए था कि ये जो इंटेस्टाइन का एरिया, वो तमाम ब्लड जो है वो अपना डायरेक्टली हार्ट को दे, डायरेक्टली वीनस सिस्टम में डाले, बल्कि वो क्या करे, वो इनडायरेक्टली जो है वो लिवर के अंदर इंट्रोड्यूस करे। तो ये एक अदर डायग्राम है जिसमें कि तीनों तरह के पोर्टल सिस्टम्स के बारे में अगेन बताया हुआ है कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या है, रीनल पोर्टल सिस्टम है और हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो दिस इज़ द हाइपोफाइसिस दैट इज़ कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस है। तो पिट्यूटरी के जो बेसिकली थ्री पोर्शन होते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और मेडियन। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें कि इंटीरियर पिट्यूटरी से जो है वो ये हाइपो, जैसे ये डायग्राम थी, ये जो है हाइपोथैलेमस से जो भी ब्लड है वो इंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द ब्लड, जो कि सर्कुलेटरी लिक्विड है और कनेक्टिव टिश्यू इन नेचर है, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है लाइक द बोन एंड कार्टिलेज। और ये एक जो है वो टेस्ट ट्यूब है जिसमें दिखाया गया कि अगर ब्लड को किसी टेस्ट ट्यूब में डालें और उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में सेंट्रीफ्यूग किया जाए, तो उसके रिजल्ट में थ्री लेयर्स आपको नजर आएंगी। सबसे नीचे वाली लेयर जो है वो रेड सेल्स की होगी, दरमियान वाली जो है वो बफी कॉट होगा जिसमें कि प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स होंगे, और सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है वो लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड है, दैट इज प्लाज्मा। ब्लड की जो कंपोजिशन है कि ब्लड में 55% जो वो प्लाज्मा होता है एंड 45% जो वो ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, फॉर्म सेल्स होते हैं। तो जो 55% प्लाज्मा है उसमें 90% जो वो वाटर है, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें से डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, खासतौर पे जिसे आप कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, जिसमें एल्ब्यूमिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और फाइब्रिनोजिन है। एल्ब्यूमिन जो है वो वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, और इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो ये बेसिकली ग्लोबुलिन प्रोटीन तीन तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो ये गैमा होती है, एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि वायरसेस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। फाइब्रिनोजिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। जब कहीं पे भी जब वो इंजरी होती है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग को करने के लिए जो है वो फाइब्रिनोजिन होती है। इसके अलावा ब्लड में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे डिफरेंट आयंस हो गए, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, मुख्तलिफ तरह के आयंस भी होते हैं, डिफरेंट गैसेस भी होती हैं, मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए का जो प्रोडक्ट्स हैं दैट इज़ ग्लूकोज वगैरह यानी मोनोसेकेराइड्स हो गए, प्रोटीन के अमीनो एसिड्स और लिपिड्स के ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब जो है वो मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स हैं।
मेटाबॉलिक वेस्ट में जिसमें कि अमोनिया हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, डिफरेंट हार्मोन जो कि बॉडी प्रोड्यूस करती है वो सब शामिल है। और जो फॉर्म सेल्स हैं उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, उसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये अगेन प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन है। 90% इसमें वाटर है, 7 to 9% इसमें प्रोटीन्स हैं जिसे प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। इसके अलावा शुगर भी है, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह भी मौजूद होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सॉल्ट्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। ब्लड सेल्स हैं जो कि बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। ये प्लेटलेट्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स हैं, और ये सारे जो हैं वो वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स की जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंट टाइप्स नज़र आ रही हैं, क्योंकि नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ प्लाज्मा एंड द सीरम। तो प्लाज्मा कहते हैं लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड को, जिसमें कि जो है वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन भी मौजूद होती है जिसे आप फाइब्रोनोजिन कहते हैं, और सीरम कहते हैं ऐसे प्लाज्मा को जिसमें फाइब्रोनोजिन नहीं होती। और सो हमारा फर्स्ट जो है इसमें दैट इज़ द एरिथ्रोसाइट्स, इन्हें आप रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं या फिर एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी से हैं, ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल्स हैं। और चूँकि हम वर्टिब्रेट को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हम ह्यूमन को लाजमी कंसीडर करेंगे, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले हैं। और हमारा जो ओवरऑल जो ब्लड है उसमें 80% जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। और वाई दे आर सो मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और मुख्तलिफ सेलों तक डिस्ट्रीब्यूट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करके उसको लंग्स के एरिया में जाके वहाँ पे वो एक्सपेल आउट हो जाती है। तो ह्यूमन के अंदर जो है वो 25 ट्रिलियन जो है वो हार्ट मौजूद होते हैं ऑन एवरेज। और ख़वातीन में जो है वो रेड ब्लड सेल्स की तादाद मर्दों के मुकाबले में थोड़ी कम होती है, और स्पेशली वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, उनके पास जो है वो रेड ब्लड सेल्स की तादाद ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए ब्लड सेल्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं ताकि ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो, ज़्यादा गैस एक्सचेंज हो सके। और ये जो है वो डिफरेंट वर्टिब्रेट की जो 5 क्लासेस, जिसमें फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल, उनमें ये रेड ब्लड सेल्स की शेप दिखाई है। देखिए मोस्टली जो है वो दे आर ओवल इन शेप, तो ये ओवल शेप में है। और गौर करें तो ये जो साइज़ है इनका बहुत ज़्यादा है इन द अदर वर्टिब्रेट्स। और ह्यूमन में जब इसका साइज़ काफ़ी छोटा है, दैट इज़ 7 माइक्रोमीटर, और यहाँ पे 7.7 भी लिखा हुआ है। तो नॉर्मल जो है वो 7 माइक्रोमीटर है और इसका डायमीटर, और इससे अगर ज़्यादा यानी 8 माइक्रोमीटर हो तो ब्लड वेसल लार्जर हो जाते हैं, और 6 माइक्रोमीटर पे स्मॉलर हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स का अगर साइज़ अपने साइज़ से बड़ा हो या छोटा हो, दोनों केसेस में वो लाइसिस हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जब अनीमिया यानी खून की कमी होती है। तो जैसे शेप मैंने आपको दिखाया अभी कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो मोस्टली ओवल इन शेप में होते हैं, फ्लैटेंड है, उन सब में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। मैमल्स जो हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन तो मौजूद होता है, लेकिन मैमल्स के जो रेड ब्लड सेल हैं वो बाई कनकेव शेप के होते हैं, और न्यूक्लियस उनमें एब्सेंट होता है। देयर इज़ नो न्यूक्लियस इन केस ऑफ मैमल एक्सेप्ट इन केस ऑफ कैमल। कैमल और लामास जो हैं इनके अंदर आपको जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ओवल शेप के ही मिलेंगे जैसे अदर वर्टिब्रेट की क्लासेस में है, और उनमें न्यूक्लियस भी मौजूद है, ये एक्सेप्शनल केस है। तो ये जो है वो आरबीसीज की बाइकनकेव शेप दिखाई गई है। तो आरबीसीज जो है वो दे प्रोवाइड 20 to 30% ग्रेटर सरफेस एरिया। इस शेप की अहमियत इस तरह है कि मैक्सिमम जो है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि जो है वो गैसेस इजीली एक्सचेंज हो सके। इसके अलावा इसमें कोई न्यूक्लियस ऑर्गेनेलिस या सेंट्रिओल्स या सेल डिवीजन ऐसी कुछ भी नहीं होता। और मेल में जो है वो 5.2 से लेके 5.8 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में हैं, इतने सेल्स हैं। और फीमेल में जो है वो 4.3 से लेके 5.2 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब हैं। ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं जो रेंजेस हैं। और एरिथ्रोपोइसिस किसे कहते हैं? द सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं, और रेड ब्लड सेल्स हमेशा बोन मैरो में बनते हैं। तो रेड ब्लड सेल में इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो दैट इज़ हीमोग्लोबिन है।
तो हीमोग्लोबिन जो है वो जो हमारा जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसको हीमोग्लोबिन ए कहते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो है वो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वन इज़ कॉल्ड द ग्लोबुलिन चेन्स एंड अदर इज़ कॉल्ड द हीम। तो ग्लोबुलिन चेन्स जो है वो 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन्स होती हैं एंड द 2 बीटा चेन, और हर चेन का अपना एक हीम ग्रुप है और हर हीम के अंदर जो है वो आयरन मौजूद है। इसमें से हर आयरन का जो एटम है वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जो है वो अपने साथ अटैच कर सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एक वक्त में 4 जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम को मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सकता है, यानी 8 एटम्स। तो ये डिफरेंट साइजेस हैं डिफरेंट एनिमल्स में। जैसे फ्रॉग में जो है वो साइज 23 माइक्रोमीटर है और ह्यूमन में सबसे कम है 7 माइक्रोमीटर। बर्ड्स में भी आपको थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 12.6 है। फिशेस में 13.6 है। तो ये यानी डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में जो रेड ब्लड सेल्स का साइज है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। ये आपने लर्न नहीं करना, जस्ट ये आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताया गया। तो रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है। तो बोन मैरो में जो उनकी सिंथेसिस में ऑलमोस्ट 21 डेज लगते हैं और उसके बाद 1-2 दिन के अंदर जो है वो ब्लड के अंदर वो आफ्टर 21 डेज के बाद वो ब्लड में सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। और 120 डेज के बाद जो है वो जब 21 दिन के बाद जब वो बोन मैरो से आ जाते हैं तो वो फिर सर्कुलेशन में मूव करते हैं और अपना काम जो उनका बेसिक काम है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन, उनकी एक्सचेंज करना। 120 डेज के बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स को जब ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूको फॉर द वाइट। और वाइट ब्लड सेल्स में इनका प्रॉपर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है और दूसरे ऑर्गेनेल्स भी इनमें होते हैं, लेकिन इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इनकी न्यूक्लियस की शेप जो है वो डिफरेंट होती है और उनकी डिफरेंट इवन समटाइम डिफरेंट लोब्स भी आपको मिलेंगे। और इनका बेसिक काम हमेशा जो है वो टिश्यूज़ में होता है। वाइट ब्लड सेल जैसे ये वाइट ब्लड सेल्स डायग्राम है, इनका बेसिक काम टिश्यूज़ में होता है। तो ये सर्कुलेशन में थोड़ी देर के लिए ब्लड वेसल्स में मूव करते हैं और ये कैपिलरीज में से, क्योंकि कैपिलरीज की जो वॉल है वो 1 सेल थिक होती है, तो इसलिए वो वहाँ से उनकी वॉल्स में सुराख होते हैं, उनके ज़रिए वो बाहर आ जाते हैं, जिसे आप कहते हैं डायापिडासिस। तो उसके ज़रिए ये टिश्यू में आके अपना एक्चुअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो इनका बेसिक काम है जो जर्म्स वगैरह को किल करना। और आगे जो है वो आपको इनके फर्दर फंक्शंस दिखाती हूँ कि कौन कौन से इनके मज़ीद फंक्शन हैं। वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स। ए का मतलब है विदाउट ग्रैन्यूल्स, तो इनमें स्पेसिफिक किस्म के ग्रैन्यूल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं और इनके अंदर जो है वो ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है। और जो कि जो ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं वो 2 तरह के हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो इन सबके जो हैं वो डिटेल से फंक्शंस देखा जाए तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं इनको आप माइक्रोफेजिस भी कहते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन है जो जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको इनगल्फ करते हैं। ईओसिनोफिल्स जो हैं ये डिफरेंट किस्म की पैरासिटिक इन्फेक्शंस जो हैं उनके अगेंस्ट करते हैं। बेसोफिल्स जो है वो दे प्रोड्यूस द इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शन, जितनी भी बॉडी में कोई एलर्जी का रिएक्शंस वगैरह क्रिएट होते हैं वो बेसोफिल्स की वजह से होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बी सेल्स, टी सेल्स और एन के सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स। एन के सेल्स वायरस को किल करते हैं और बी सेल और टी सेल्स जो है वो ये हमारी इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं। और मोनोसाइट्स जो हैं वो ये मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, लार्जर साइज में होते हैं। इनका बेसिक काम है जनरल पर्पस क्लीनर। तो जनरली जो है वो जहाँ पर भी वाइट ब्लड सेल्स की डेड बॉडीज़ मौजूद हों ड्यूरिंग फाइटिंग विद द जर्म्स, तो उस दौरान जो है या जर्म्स की डेड बॉडीज़ या कहीं पे भी बॉडी में जहाँ पर भी डेड सेल्स वगैरह मौजूद हों या पुराने जो हैं वो वॉर्न आउट किस्म के सेल के ऑर्गेनेलिज़ हों, तो ये जो है वो वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको इनगल्फ करते हैं, उनको फेगोसाइटोज करते हैं। तो अगेन दिस इज़ द डायग्राम जो कि सेम चीज़ें आपको बता रही हैं। तो ये जो है वो ये ब्लड की स्टेनिंग के रिजल्ट में आपको नज़र आ रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स आपको देखें ब्लूइश कलर के नज़र आ रहे हैं,
तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो फेगोसाइटिक होते हैं, 60% जो है वो वाइट ब्लड सेल्स न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और ये जितना भी पस जख्मों में जो पस क्रिएट होती है वो न्यूट्रोफिल्स उसमें उस वक्त वहाँ मौजूद होते हैं, वो बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में इन्वॉल्व होते हैं। बेसोफिल्स जो है वो जितने भी किस्म के इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, जहाँ भी कोई इन्फेक्शन होती है तो ये वहाँ एलर्जिक रिएक्शंस पे आते हैं, 1% इनकी तादाद है। ईओसिनोफिल्स जो है वो इनका काम होता है फेगोसाइटोस करना एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस को। तो एंटीजन किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जो बॉडी के से के फ़ौरन हो, जो बॉडी की ना हो, बाहर से आने वाली हो, चाहे वो बैक्टीरिया, चाहे वो प्रोटीन हो, उसे आप एंटीजन कहते हैं। बॉडी उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी, और दोनों जब एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये उनको इन्गल्फ करते हैं। इसके अलावा ये मेनली जो है वो अटैक करते हैं पैरासिटिक वर्म्स वगैरह को। 2% जो है वो इनकी रेशियो होती है वाइट ब्लड सेल्स में। तो ग्रैनुलोसाइट्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजिस कहते हैं। ये लार्जर जो है वो फेगोसाइटोसिस करते हैं, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। इनका मकसद क्या है? जनरल पर्पस क्लीनर। 7% इनकी तादाद होती है ओवरऑल वाइट ब्लड सेल्स में। और लिम्फोसाइट्स की तीनों टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, बी सेल्स, टी सेल्स और एनके सेल्स। ये डिफेंस सिस्टम हमारा जो बॉडी का है ये इनकी वजह से होता है, 30% ये होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की जो तादाद होती है वो 5000 से लेके 10,000 जो है वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड में। और इनकी जो लाइफ स्पाइन है वो एक दो दिन या 3 से 4 दिन, ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होती। तो उसके बाद जो है वो ये जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ल्यूकोसाइटोसिस क्या है? ल्यूकोसाइटोसिस जो है वो एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड काउंट इज यूज टू डायग्नोज द स्पेसिफिक इलनेस। तो अगर वाइट ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ रही है तो उससे पता चलता है कि ख़ास किस्म की कोई डिजीज़ जो है वो उससे पता चलती है। ये कहाँ बनते हैं? दे ऑल्सो मेड इन द बोन मैरो, ये भी बोन मैरो में बनते हैं। और जिसे आप माइलाइट जो है वो सेल्स कहते हैं। इसके अलावा ये लिम्फोइड स्टेम सेल्स में भी बनते हैं। तो ये माइलाइट और लिम्फोइड स्टेम सेल्स होते हैं। माइलाइट जो है वो ये ग्रैनुलोसाइट्स के मदर सेल्स होते हैं, और लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो हैं वो ये ए ग्रैनुलोसाइट्स के होते हैं। लास्ट आज का हमारा टॉपिक है प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स जो हैं वो ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, दे आर नॉट द एक्चुअल सेल्स। और इनको आप कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, जो स्प्लिट करके ब्रेक करके प्लेटलेट्स बनाता है। तो प्लेटलेट्स जो हैं वो ये भी स्टेम सेल से बनते हैं। प्लूरीपोटेंट का मतलब है कि इसकी एबिलिटी है मैक्सिमम कि वो डिवाइड करें। तो रेड बोन मैरो से बनता है, और इनकी जो नॉर्मल तादाद 150,000 से लेके 400,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड में होता है। और इसके अलावा दे फॉर्म अ प्लेटलेट प्लग टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस। जहाँ कहीं भी जो है वो ब्लड वेसल्स में कहीं पे इंजरी होती है, कहीं रप्चर होती है, तो वहाँ पे जाके जो है हमें ये जो है इनकी सर्फेसिस ख़ास तौर पे इनकी जो सरफेस है वो इरेगुलर होना शुरू हो जाती हैं। और ये फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर उस एरिया में एक जो है वो क्लॉट बनाते हैं, ब्लड क्लॉट क्रिएट करते हैं, ताकि रिपेयर मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो सके। आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक ही है। गुड लक।